कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 और अध्याय का नाम है कार्यपालिका। तो इसी अध्याय की आज हम भाग 2 में जो बाकी प्रश्न बच गए हैं उनको करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 जो है, प्रश्न नंबर 6 तक हम भाग 1 में करा चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करो। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। और अगर हम कै की बात करें तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन या शांतिकालीन शक्तियां, और ख है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। तो इन दोनों शक्तियों का विस्तार से जो वर्णन है उसमें पहला क हम करेंगे, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन या शांतिकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन या शांतिकालीन शक्तियों को आगे 4 भागों में बांटा जा सकता है, और उसमें पहले नंबर पर आती है कार्यपालिका शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्तियों की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका शक्तियों में पहली कार्यपालिका शक्ति है, संविधान के अनुसार देश की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। पूरे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है, और सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। नंबर 2 पर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरी कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति देश के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। नंबर 4 पर है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। और 5वीं कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति दूसरे देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, और दूसरे देशों से आने वाले राजदूतों के नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर स्वीकार करता है। तो इस प्रकार 5 शक्तियां हम बता सकते हैं। और उसके बाद दूसरी है सामान्यकालीन शक्तियों में दूसरी शक्ति जो है वो है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में पहले नंबर पर आती है राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम संसद का अधिवेशन बुलाना होता है। उसे 1 साल में कम से कम 2 बार संसद का अधिवेशन बुलाना पड़ता है, लेकिन शर्त यह है कि संसद के पहले अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी राष्ट्रपति जब चाहे, ये जब है यहां पर, जब चाहे संसद का अधिवेशन बुला सकता है। दूसरी विधायी शक्ति है यदि लोकसभा के आम चुनाव में एंग्लो इंडियन जाति, यदि लोकसभा के आम चुनाव में एंग्लो इंडियन जाति के सदस्य नहीं चुने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तीसरे नंबर पर आती है विधायी शक्ति, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। चौथे नंबर पर है संसद द्वारा पास किया गया कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। और 5वीं कार्यपालिका विधायी शक्ति है राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग कर सकता है, लेकिन वह ऐसा केवल तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री उसे ऐसा करने की सलाह दे। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है सामान्यकालीन शक्तियों में तीसरे नंबर पर आती है वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है कि राष्ट्रपति हर साल देश का बजट तैयार करवाता है। राष्ट्रपति हर साल देश का बजट तैयार करवाता है।
जिसमें अगले साल के लिए सरकार की आय और व्यय का वर्णन होता है। नंबर 2 पर है कोई भी धन बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, कोई भी धन बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पर है राष्ट्रपति देश की संचित निधि पर नियंत्रण रखता है। और चौथे नंबर पर है राष्ट्रपति देश की आकस्मिक निधि पर भी नियंत्रण रखता है। यदि सरकार को अचानक कोई खर्चा करना पड़ जाए तो राष्ट्रपति इस निधि से पैसा निकाल कर देता है। 5वें नंबर पर जो वित्तीय शक्ति है, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। यह आयोग इस बारे में सुझाव देता है कि करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए। उसके बाद आती हैं न्यायिक शक्तियां, और न्यायिक शक्तियों में पहले नंबर पर है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दोबारा फिर क्लियर करते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरे नंबर पर है यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मौत की सजा दे दी हो तो धारा 72 के अनुसार राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकता है या सजा को माफ कर सकता है। और तीसरी न्यायिक शक्ति है यदि किसी मामले में कानून का प्रश्न हो, यदि किसी मामले में कानून का प्रश्न हो तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसके बाद जो 6 नंबर पर आती है वो है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। तो जर्मनी के संविधान की तरह भारत के राष्ट्रपति को भी संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं, और ये शक्तियां 3 हैं, 3 भागों में इनको हम बांट सकते हैं, 3 हैं। उसमें पहले नंबर पर आती है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संकटकाल, धारा 352। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संकटकाल। तो इस धारा में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश या देश के किसी भाग को खतरा है तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। अब तक इस प्रकार के संकट काल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, और दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के डर से। दूसरे नंबर पर जो संकटकालीन शक्ति है वो है राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर संकटकाल। राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर संकटकाल, धारा 356। इस धारा में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह उस राज्य के राज्यपाल के कहने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्यपाल राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है, और वह केंद्र सरकार के कहने पर उस राज्य का शासन चलाने लग जाता है। तीसरी संकटकालीन शक्ति है वित्तीय संकटकाल, और धारा 360। वित्तीय संकटकाल, धारा 360। तो इस धारा में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश धन संबंधी मामलों में कमजोर हो गया है तो वह वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकता है। अब तक इस प्रकार के संकट काल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है।
तो ये 3 संकटकालीन शक्तियां हैं जो जर्मनी के संविधान से ली गई। बात आती है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को देखकर कि राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। संकट काल में उसे संकटकालीन शक्तियां भी दी गई हैं। तो इन शक्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति एक शक्तिशाली पद का स्वामी है। यदि वह चाहे तो इन शक्तियों का प्रयोग करके तानाशाह बन सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। संविधान की धारा 74 में साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसी की सलाह अनुसार काम करेगा। तो इस धारा से यह साफ हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तव में राष्ट्रपति का पद सम्मान और आदर का पद है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि हमारे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन के सम्राट की है, वह राज्य का अध्यक्ष है, कार्यपालिका का नहीं। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रपति की जो पद स्थिति है वो कह सकते हैं कि उसका जो पद है वो वास्तव में सम्मान और आदर का पद है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की संकटकालीन या स्वविवेकी शक्तियां क्या क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर इनको कहते हैं। तो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों से अभिप्राय उन शक्तियों से है जिनके बारे में निर्णय लेना उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है, दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों से अभिप्राय उन शक्तियों से है जिनके बारे में निर्णय लेना उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति कई मामलों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, जैसे पहले नंबर पर आता है उसमें, वैसे तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन यदि उसे लगे कि मंत्रिपरिषद की सलाह गलत है या देश हित में नहीं है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है। इस प्रकार वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करने के बाद वही सलाह राष्ट्रपति को दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ता है। एक और राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर या निषेधाधिकार भी इसको कहते हैं। तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी होती है, कई बार इसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। संसद द्वारा पास किए गए प्रत्येक बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही वह बिल कानून बनता है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए बिल को स्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, अतः यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह कब बिल को स्वीकृति देगा। कई बार राष्ट्रपति बिल को स्वीकृति देने में जानबूझकर देरी करता है। उदाहरण के लिए 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। यह विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को छीनता था, इसलिए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया था। एक और तीसरी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है, आमतौर पर राष्ट्रपति उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन यदि लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है
ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिससे उसे उम्मीद हो कि वह बहुमत प्राप्त कर लेगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड और मंत्रिमंडल, कैबिनेट का अर्थ बताओ। तो पहले मंत्रिपरिषद की बात अगर हम करें तो मंत्रिपरिषद से अभिप्राय उन सभी मंत्रियों से है, मंत्रिपरिषद से अभिप्राय उन सभी मंत्रियों से है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें 70 से लेकर 80 तक मंत्री होते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है, 91 संवैधानिक संशोधन विधेयक 2003 के अनुसार संविधान की धारा 75 में एक नई धारा 75(1) जोड़कर मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है। इस धारा में कहा गया है, इस धारा में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदन की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार नंबर 2 पर आता है मंत्रिमंडल। इसमें खास मंत्री शामिल होते हैं जिनकी संख्या 15 से लेकर 20 तक होती है, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री आदि। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर स्पष्ट करो। तो बड़ा सिंपल सा है कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें खास मंत्री शामिल होते हैं। नंबर 2 पर है मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, जबकि मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। तीसरा है मंत्रिपरिषद की बैठकें बहुत कम होती हैं, जबकि मंत्रिमंडल की बैठकें सप्ताह में एक बार अवश्य होती है। चौथा, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। और पांचवा है, अगर हम पांचवें अंतर की बात करें तो संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों या फिर कार्यों का वर्णन करो। आमतौर पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हर साल आ जाता है प्रश्न। तो अगर उत्तर की बात करें हम, तो यद्यपि भारत के संविधान के अनुसार सभी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, बल्कि उसकी तरफ से इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। संविधान की धारा 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसी की सलाह अनुसार काम करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यहां यह बात बताने योग्य है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ना तो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है और न ही प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। लेकिन यदि लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले या कुछ दल मिलकर मिलीजुली सरकार बनाना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जिससे उसे उम्मीद हो कि वह बहुमत प्राप्त कर लेगा। कार्यकाल, अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखें तो वैसे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन वास्तव में उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वह तभी तक अपने पद पर रहता है
जब तक लोकसभा में उसका बहुमत बना रहता है, और जब लोकसभा में उसका बहुमत नहीं रहता तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री के कार्य या फिर शक्तियों की अगर हम बात करें तो उसमें पहले नंबर पर आता है जो प्रधानमंत्री कार्य है वो है मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण, तो प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री मंत्रियों की सूची तैयार करता है जिसमें दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लिया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है विभागों का बंटवारा करना। मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के बाद प्रधानमंत्री का दूसरा काम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना है, अर्थात कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग सौंप सकता है। तीसरा अगर हम कार्य देखें तो वो है मंत्रिपरिषद में फेरबदल करना, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है इसलिए वह अपने कार्यकाल में मंत्रिपरिषद में किसी भी प्रकार का फेरबदल कर सकता है। जैसे नए मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है, मंत्रियों के विभागों को बदल सकता है, और यदि कोई मंत्री उसके विचारों से सहमत न हो तो उसे राष्ट्रपति से हटवा सकता है। चौथा कार्य अगर हम देखें वो है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते वह मंत्रिमंडल की बैठकों की तारीख निश्चित करता है, बैठकों की कार्यसूची तय करता है और बैठकों में सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर देता है। पांचवा कार्य है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी या तो जोड़ने का काम करता है उसको। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। समय समय पर मंत्रिमंडल की बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं प्रधानमंत्री उसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति उन निर्णयों के बारे में जो विचार प्रकट करता है उसकी जानकारी मंत्रिमंडल को देता है। छठा कार्य है राष्ट्रपति का सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार भी होता है। वास्तव में संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति को उसके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए ही की गई है। अतः यदि राष्ट्रपति को शासन के बारे में कोई सलाह लेनी हो, यदि राष्ट्रपति को शासन के बारे में कोई सलाह लेनी हो तो वह प्रधानमंत्री से ऐसी सलाह ले सकता है। उसके बाद सातवां कार्य की अगर हम बात करें, सातवीं जो प्रधानमंत्री की शक्ति है वो है नियुक्ति संबंधी कार्य। वैसे तो संविधान के अनुसार सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे राज्यपालों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आदि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इन अधिकारियों की नियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं करता है बल्कि वह उन्हीं लोगों को नियुक्त करता है जिन्हें प्रधानमंत्री चाहता है। और आठवां शक्ति है, आठवां कार्य है प्रधानमंत्री का बहुमत दल का नेता। राष्ट्रपति उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है। अतः बहुमत दल के नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री को अनेक काम करने पड़ते हैं, जैसे उसे हर समय अपने दल को बहुमत में रखना पड़ता है क्योंकि वह तभी तक प्रधानमंत्री रह सकता है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत बना रहता है। तो ये प्रधानमंत्री के कुछ कार्य थे। धन्यवाद, नमस्कार।